लोकसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा कौतूहल की जो बात है वो है भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत का अभियान। ऐसा नहीं है कि भाजपा पहले दक्षिण भारत में राजनीति नहीं करती थी या वहां अपने पैर जमाने की कोशिश नहीं करती थी, लेकिन इस बार ये कोशिश कुछ अतिरिक्त हो रही है, कुछ ज्यादा हो रही है। और जैसे जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से लगातार 5 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के राज्यों के दौरे किए। यह भी कह सकते हैं कि इस साल की शुरुआत ही उन्होंने दक्षिण भारत के दौरों से की थी और साल के पहले 15 दिन में वो दो बार कई राज्यों में गए और अभी तक पिछले 3 महीने में कई राज्यों में तो 5 दौरे और रैलियां हो चुकी हैं प्रधानमंत्री मोदी की। तो ये तैयारी पहले से चल रही थी, अब उसमें तेजी आ गई है। पूर्वी भारत के लिए भी भाजपा की अपनी योजना है जो पश्चिम बंगाल में दिख भी रही है। उड़ीसा में उसने तालमेल बनाने की कोशिश की थी, हालांकि वो हुआ नहीं, लेकिन पूरब की राजनीति में बीजेपी अब एक स्थापित ताकत हो गई है। उत्तर और पश्चिम के राज्यों में वो पहले से मजबूत ताकत थी। अब उसको दक्षिण का एक किला बचा हुआ है, दक्षिण का फोर्ट, जिसको जीतने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। और ये सिर्फ दक्षिण का मामला नहीं है, ऐसा लग रहा है कि भाजपा पूरे देश की राजनीति पर संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने की योजना के तहत काम कर रही है। संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना है उसको उस स्थिति में पहुंचना है जिस स्थिति में 5वें-6ठे दशक में कांग्रेस पार्टी थी, जहां जब उसको पूरे देश में कहीं से कोई चुनौती नहीं मिलती थी। लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती थी। केंद्र में 300 से ऊपर, 350 से ऊपर सांसदों वाली पार्टी होती थी कांग्रेस। तो वो प्रभुत्व स्थापित करना है भारतीय जनता पार्टी को इस बार की राजनीति में। और ये सिर्फ इस बार के चुनाव में, और ये सिर्फ चुनाव जीत करके नहीं करना है, वैचारिक रूप से भी भाजपा को अपना संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना है। जिस ब्रांड की वो पॉलिटिक्स करती है, जिसमें हिंदुत्व है, जिसमें राष्ट्रवाद है, मजबूत नेतृत्व है, विश्व गुरु होने की जो धारणा है, जो प्रचार है, नैरेटिव है, उस ब्रांड की पॉलिटिक्स को वो इस्टेब्लिश करना चाहती है। अब ये एक देश लंबा सफर तय कर चुका है पिछले 75 साल में, और उस बहस में जाएंगे तो एक पूरी चर्चा बहुत वैचारिक हो जाएगी, गंभीर हो जाएगी, एकेडमिक हो जाएगी। लेकिन ये सही है कि पिछले 75 साल में राजनीति की जो धारा हाशिए पर थी, भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले भारतीय जनसंघ जिस राजनीति का नेतृत्व करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, वो राजनीति अब भारत के राजनीति के केंद्र में है। वो वैचारिक बातें जो हैं वो अब राजनीति के केंद्र में है। भाजपा ब्रांड पॉलिटिक्स ही अब सेंट्रल फोर्स है और बाकी सारी राजनीति उसके इर्द गिर्द है, उसी के आसपास हो रही है। एक समय कांग्रेस की जो राजनीति थी, जो लिबरल, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, जो एक ये विचार थे और राजनीति के केंद्र में थे, अब वो हाशिए में चले गए। अब जो एक नेशनलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक, ये दोनों चीजें हैं जो कभी भारत की राजनीति के केंद्र में नहीं रहे। भाजपा भी, जब भाजपा का गठन हुआ था 1980 में, तो उसको भी गांधीवादी समाजवाद की बात करनी पड़ी थी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाली भाजपा को। लेकिन अब गांधीवादी समाजवाद या गांधीवादी नजरिया या समाजवादी नजरिया, सेकुलर नजरिया, उदार, डेमोक्रेटिक, ये सब चीजें अब हाशिए में चली गई हैं। इस तरह की राजनीति करने वाली जो ताकतें हैं वो हाशिए की ताकत है, और जो बीजेपी के ब्रांड की पॉलिटिक्स है वो सेंट्रल फोर्स है। लेकिन उस सेंट्रल फोर्स से अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं, जो राज्य है, ऐसे कुछ इलाके ऐसे हैं जो अभी अछूते हैं, जहां तक ये राजनीति नहीं पहुंची है। इस बार के चुनाव में वहां तक उस राजनीति को ले जाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में इतनी मेहनत कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में इतनी ताकत लगा रहे हैं, केरल में मेहनत कर रहे हैं, कर्नाटक में पहले से बीजेपी सबसे बड़ी ताकत है, और तेलंगाना में भी एक हैसियत उसकी है। उसके 4 MP जीते थे पिछली बार 17 में, इस बार उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और अगर जो राजनीति बीजेपी कर रही है, अगर वो सफल होती है तो उसका असर कमोबेश सभी राज्यों में मिलेगा। हो सकता है केरल में पहली बार अभी इस बार नहीं मिले, लेकिन बाकी जगह देखने को मिलेगा। और इसके लिए बीजेपी तमाम तरह के उपाय कर रही है। एक रणनीतिक उपाय गठबंधन बनाने का है। एक प्रधानमंत्री मोदी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, जिस पर हमने पहले चर्चा की, जो वैचारिक चीजें हैं, जो एक वैचारिक नैरेटिव सेट करना है, उसका जो बैटलफील्ड है वो तमिलनाडु है। वहां तमिलनाडु में सनातन विरोध की जो राजनीति रही है, पिछले 100-150 साल की जो परंपरा रही है, उसके बरक्स अपनी विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वहां कैंपेन कर रही है और एक वैकल्पिक ताकत बन रही है। जो सिर्फ 5 सीटों पर लड़ी थी भाजपा पिछले चुनाव में अन्ना डीएमके के साथ तालमेल में, अभी वो 22 सीटें अनाउंस कर चुकी है और 4 बड़ी पार्टियों के साथ, प्रदेश की जो प्रादेशिक स्तर की पार्टियां, उनके साथ उसका तालमेल हुआ है।
तो ये वहां तमिलनाडु में वैचारिक जो एक बहस छिड़ी है भाजपा ने, उसका असर बाकी सभी राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। और किसी न किसी योजना के तहत बहुत सुनियोजित तरीके से डीएमके भी बीजेपी को ही अटैक कर रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि डीएमके की मुख्य प्रतिद्वंदी अन्ना डीएमके, ऐसा लग रहा है कि डीएमके की प्रतिद्वंदी भाजपा है। और तभी जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने बीजेपी को लेकर के कहा कि जब तक बीजेपी को बाहर नहीं करेंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। अब सवाल है कि बीजेपी को कहां बाहर करना है। बीजेपी तो ऑलरेडी बाहर है, लोकसभा में उसका एक भी एमपी नहीं है तमिलनाडु से, तो उसको कहां बाहर निकालना है जब वो जीरो पर है। लेकिन इससे यह जाहिर होता है कि बीजेपी के का जो वैचारिक आधार है, जो वहां वो ब्रांडिंग कर रही है, प्रचार कर रही है, उसके आधार पर डीएमके उसको एक कमजोर प्रतिद्वंदी मान रही है और इसलिए उसको अटैक कर रही है। बीजेपी भी खुश है इससे, क्योंकि इस अटैक से डीएमके जितना अटैक करेगा बीजेपी को, उतना ज्यादा बीजेपी को अपना आधार मजबूत करने की शक्ति मिलेगी तमिलनाडु में, और वो होता दिख रहा है। इसी तरह से जो वैचारिक जो प्रचार है, नैरेटिव है, उसके अलावा बीजेपी का एक प्रयास गठबंधन बनाने का है। हर राज्य में गठबंधन बना करके और जो मजबूत ताकत है उसके साथ जुड़ करके और अपना वोट आधार बढ़ाना, अपनी हैसियत बढ़ाना, अपनी ताकत बढ़ाना, यह भी बीजेपी की एक रणनीति है। और इसको वो कई राज्यों में आजमा चुकी है पहले, और उसके दम पर वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई है कई राज्यों में, जहां वो अभी तक पिछलग्गू पार्टी थी, प्रादेशिक पार्टियों की। तो ये तालमेल का जो फैक्टर है, ये अगर दक्षिण में बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है भारतीय जनता पार्टी को। पिछले बार के चुनाव में उसको 1% वोट भी नहीं आया था और 40% के करीब वोट आया था टीडीपी को। लेकिन बीजेपी ने इस बार टीडीपी से तालमेल कर लिया है, उसमें पवन कल्याण की जनसेना पार्टी भी शामिल है, और जो 40% वाली पार्टी है उसने 6 सीटें छोड़ी है 1% वोट वाली पार्टी के लिए। बीजेपी को 1% वोट भी नहीं था, लेकिन लोकसभा की 25 में से 6 सीटें उसको अलायंस में मिली है। वो जो भी जीतेगी वो गेन होगा, उसका बोनस होगा उसके लिए, और इसके बाद उसको अपना आधार मजबूत करने की एक जमीन मिलेगी आंध्र प्रदेश में। तो ये प्रयास तमिलनाडु तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये इस 2 तरह के उपाय जो हमने बात की, जिन पर एक वैचारिक अपना नैरेटिव सेट करना, अपनी विचारधारा को लेकर के अपना पक्ष रखना वहां, और लोगों में कौतूहल इसलिए है क्योंकि इतने फोर्सफुल तरीके से, इतने आक्रामक तरीके से, इतनी मजबूती से उन लोगों ने कभी इस नैरेटिव के बारे में नहीं सुना था। जो भी पार्टी वहां राजनीति करती थी वो एक ही तरह की राजनीति करती थी, चाहे डीएमके हो, चाहे अन्ना डीएमके हो, चाहे कांग्रेस हो, या वहां बनी हुई दूसरी तमाम प्रादेशिक पार्टियां हो जिसमें वीसीके है, पीएमके है, डीएमडीके है, एमडीएमके है, एएमएमए है। इस तरह की जितनी पार्टियां हैं वो सब एक तरह की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नए तरह की राजनीति लेकर के आई है और इसको लेकर के कौतूहल है, जिज्ञासा है लोगों में। तो इसका लाभ उसको कितना मिलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह, और दूसरा गठबंधन की राजनीति है, तो वैचारिक एक नैरेटिव, अपना नया विचार ले जाकर के वहां अपना विचार जो उत्तर भारत में एस्टैब्लिश्ड है उसको ले जाना, दक्षिण में उसको फैलाना, और दूसरा जहां उसकी संभावना कम है वहां गठबंधन करना। ये करके बीजेपी इसी के लिए तभी ये सवाल जो उठा रहे थे लोग कि बीजेपी 370 सीट की बात क्यों कर रही है, 400 का दावा क्यों कर रही है, जबकि बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 का है। तो ये सही है, 272 का आंकड़ा है, और उस पार्टी के दिमाग में भी अगर जो बेचैनी है बीजेपी में, वो बेचैनी 272 को लेकर के ही है। उसके ऊपर जितना भी आएगा उससे पार्टी संतुष्ट होगी। लेकिन 370 की बात इसलिए हो रही है ताकि उसका संपूर्ण प्रभुत्व पूरे देश में स्थापित हो, पूरे देश की राजनीति पर स्थापित हो। और ये पिछले 10 साल में बड़े सुनियोजित तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा ने इस काम को किया है। तभी पिछले चुनाव तक, 2019 के चुनाव के पहले तक, भाजपा महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की पार्टी थी, शिवसेना की पिछलग्गू पार्टी थी। लेकिन पार्टी अलग होकर के चुनाव लड़ी और वो आज वहां की सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि बाद में फिर शिवसेना मिल करके लड़ी उससे, लेकिन जो पहला चुनाव वहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में लड़ा गया, उसमें बीजेपी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभर गई, और उभर गई तो फिर वो एस्टैब्लिश हो गई, उसको अब उससे नीचे नहीं जाना है। वो वहां सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा के हिसाब से भी, विधानसभा के हिसाब से। यही स्थिति बिहार में देखने को मिलती है, जहां बीजेपी 10 साल पहले तक जेडीयू की पिछलग्गू पार्टी थी। 2014 के पहले वो पिछलग्गू पार्टी थी, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह आए, उससे पहले जो बेंचमार्क है वो 2009 का लोकसभा और 2010 का विधानसभा, उस दोनों में ज्यादा सीटों पर जेडीयू लड़ी थी और ज्यादा सीटें जीती थी। बीजेपी उसकी सबऑर्डिनेट थी। लेकिन आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है प्रदेश की राजनीति में।
उसके पास सबसे ज्यादा एमपी हैं, सबसे ज्यादा एमएलए है, और उसकी ये ताकत अभी तुरंत निकट भविष्य में कम होती नहीं दिख रही है, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो एक तरह से समूचे उत्तर भारत में ये अगर पूरब की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जहां सिर्फ 2 एमपी की पार्टी थी बीजेपी, वहां उसके पास 18 एमपी हैं, और जहां वह 3 एमएलए की पार्टी थी वहां उसके पास 74-75 एमएलए है। तो ये जो स्थिति हुई है, ये जो पिछले 10 साल की उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी, इस बार इसको और बड़ा करने, इसका आधार बड़ा करने और इसको और मजबूती से स्थापित करने की पॉलिटिक्स वो कर रही है, और इसके लिए वैचारिक जो प्रचार है, नैरेटिव है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, विचारधारा के प्रसार का, और तालमेल किया जा रहा है। इन दोनों के आधार पर बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने और जो पहले से उसके पास ताकत है उसको मजबूती से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए ये इस चुनाव में बीजेपी को लेकर के सबसे ज्यादा कौतूहल है। कायदे से अपोजिशन के अलायंस को लेकर के कौतूहल होना चाहिए, लेकिन बीजेपी जो राजनीति कर रही है, जिस तरह से वो अपने को प्लेस कर रही है अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से, उससे ऐसा लग रहा है कि उसकी राजनीति ज्यादा कौतूहल पैदा कर रही है। अब पंजाब में तालमेल की बात करती रही वो अकाली दल के साथ, जब उसका तालमेल नहीं हुआ तो उसने ऐसी तोड़फोड़ की, पहले से लग रहा था इसकी तैयारी हो रही थी। आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के 2 एमपी जो पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ थे, बेअंत सिंह मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के और आतंकवादियों ने उनकी हत्या की थी, उनके पोते रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में चले गए, 2 बार से कांग्रेस के एमपी होते थे। इसी तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने, उनकी पत्नी परनीत कौर जो पिछले 2.5 दशक से कांग्रेस के टिकट से एमपी होती रही हैं, वो बीजेपी में चली गई। तो ये चाहे पंजाब की राजनीति हो, चाहे बंगाल की राजनीति हो, नॉर्थ ईस्ट की राजनीति हो, दक्षिण की हो, ये बीजेपी ने कौतूहल पैदा किया। महाराष्ट्र की राजनीति हो, बिहार की हो, ये बीजेपी ने कौतूहल पैदा किया है, और इसका मकसद एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ बीजेपी ये राजनीति कर रही है, और वो उद्देश्य है राजनीति पर संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना, जो कभी कांग्रेस का रहा है। धन्यवाद।